तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम घटना चक्र पूर्वावलोकन भारतीय इतिहास के प्राचीन इतिहास के अंतिम अध्याय पूर्व मध्यकाल 800 से 1200 ईस्वी के बारे में पढ़ेंगे। आइए पहले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है? ए पृथ्वीराज प्रथम, बी पृथ्वीराज द्वितीय, सी पृथ्वीराज तृतीय, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर सी होगा, पृथ्वीराज तृतीय। आइए व्याख्या देखते हैं। अजमेर का शासक पृथ्वीराज तृतीय 1177 से 1192 ईस्वी ही पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है, जिसने 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को पराजित किया था, परंतु 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में उसकी पराजय हुई थी। अगले प्रश्न को देखते हैं। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। ए बर्मा से, बी थाईलैंड से, सी कंबोडिया से, डी जावा सुमात्रा से। तो इसका सही उत्तर डी होगा, जावा सुमात्रा से। पालवंशी शासक देवपाल बौद्ध मतानुयायी था। लेखों में उसे परम सौगत कहा गया है। उसने जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे। अगला प्रश्न। सुवर्णभूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रखरखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की? ए धरणेन्द्र, बी संग्राम धनंजय, सी बालपुत्र देव, डी चूड़ामणि वर्मन। ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर सी होगा, बालपुत्र देव। सुवर्णभूमि के शासक बालपुत्र देव ने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रखरखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव देने के लिए प्रार्थना की थी। अगले प्रश्न को देखते हैं। गोविंद चंद गढ़वाल की एक रानी कुमार देवी ने धर्मचक्र जिन विहार कहाँ बनवाया था? ए बोधगया, बी राजगृह, सी कुशीनगर, डी सारनाथ। तो इसका सही उत्तर डी होगा, सारनाथ। गोविंद चंद गढ़वाल की रानी कुमार देवी बौद्ध मतानुयायी थी। उन्होंने सारनाथ में धर्मचक्र जिन विहार बनवाया था। अगले प्रश्न को देखते हैं। हम्मीर महाकाव्य में चौहानों को बताया गया है। ए चंद्रवंशी, बी ब्राह्मण, सी यदुवंशी, डी सूर्यवंशी। तो इसका सही उत्तर डी होगा, सूर्यवंशी। हम्मीर महाकाव्य में चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया है। हम्मीर महाकाव्य और पृथ्वीराज विजय के अनुसार चौहान सूर्य के पुत्र चाहमान नामक अपने पूर्वज के वंशज थे। वो 4 अग्निकुलों में से एक थे। अगले प्रश्न को देखते हैं। आल्हा उदल संबंधित थे। ए चंदेरी से, बी विदिशा से, सी महोबा से, डी पन्ना से। तो इसका सही उत्तर सी होगा, महोबा से। आल्हा उदल महोबा से संबंधित थे। ये चंदेल शासक परमार्द देव परमल 1165 से 1203 ईस्वी के सेना नायक थे, जो 1182 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान के आक्रमण का डटकर सामना करने के बाद वीरगति को प्राप्त हुए। चंदेलों एवं चौहानों के इस संघर्ष का वर्णन चंद्रबरदाई कृत पृथ्वीराज रासों एवं जगनक कृत परमाल रासों के आल्हा खंड से प्राप्त होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। पृथ्वीराज रासों के लेखक हैं। ए कल्हड़, बी बिल्हड़, सी जयानक, डी चंद्रबरदाई। तो इसका सही उत्तर डी होगा, चंद्रबरदाई। चौहान वंशी शासक पृथ्वीराज तृतीय राय पिथौरा के दरबारी कवि चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासों की रचना की। इसमें चौहानों को अग्निकुंड से उत्पन्न बताया गया है। अगला प्रश्न। पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? ए चंद्रबरदाई, बी पृथ्वीराज चौहान, सी जयानक, डी नयनचंद सूरी। तो इसका सही उत्तर सी होगा, जयानक। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? ए अब्दुल रहमान हमीर रासो, बी चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो, जगनिक आल्हा खंड, डी नरपतिनाल बीसलदेव रासो। तो इसका सही उत्तर ए होगा, ए सही सुमेलित नहीं है। आइए व्याख्या देखते हैं। हमीर रासों की रचना सारगंधर ने की थी। अन्य सभी विकल्प सुमेलित हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित राजपूत वंशों में किसने 8वीं शताब्दी में दिलक्या देहली शहर की स्थापना की थी? ए परमार वंश, बी सोलंकी वंश, सी तोमर वंश, डी चौहान वंश। तो इसका सही उत्तर सी होगा, तोमर वंश। 8वीं शताब्दी में दिलक्या देहली शहर की स्थापना तोमर वंश के अनंगपाल ने की थी। चंद्रबरदाई की रचना पृथ्वीराज रासों में तोमर वंश के राजा अनंगपाल को दिल्ली का संस्थापक बताया गया है। बाद में चौहान शासकों ने दिल्ली को अपने अधिकार में ले लिया। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। जेजाक भुक्ति प्राचीन नाम था। ए बघेलखंड का, बी बुंदेलखंड का, सी मालवा का, डी विदर्भ का। तो इसका सही उत्तर बी होगा, बुंदेलखंड का।
जेजाक भुक्ति बुंदेलखंड का प्राचीन नाम था। चंदेल वंश के संस्थापक नन्नुक के पौत्र जयसिंह या जेजा के नाम पर यह प्रदेश जेजाक भुक्ति कहलाया। अगले प्रश्न को देखते हैं। धंगदेव किस वंश का शासक था? ए जेजाक भुक्ति के चंदेल, बी मालवा के परमार, सी महिष्मती के कलचुरी, डी त्रिपुरी के कलचुरी। तो इसका सही उत्तर ए होगा जेजाक भुक्ति के चंदेल। जेजाक भुक्ति के चंदेलों में धंगदेव सबसे प्रसिद्ध एवं शक्तिशाली राजा हुआ। वह वैदिक अथवा ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। धंग ने प्रयाग के संगम में शिव की आराधना करते हुए शरीर का त्याग किया। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित शासकों को सही कालक्रमानुसार संयोजित कर अपना उत्तर नीचे दिए गए कूट से चयन कीजिए। पहला विद्याधर, दूसरा धंग, तीसरा यशोवर्मा, चौथा कीर्तिवर्मा। कूट ए 3214, बी 1324, सी 3142, डी 2314। तो इसका सही उत्तर ए होगा 3214, यानी यशोवर्मा, फिर धंग, फिर विद्याधर, फिर कीर्तिवर्मा। यशोवर्मा 930 से 950 ईस्वी तक, धंग 950 से 1002 ईस्वी तक, विद्याधर 1019 से 1029 ईस्वी तक तथा कीर्तिवर्मा 1060 से 1100 ईस्वी तक। अगले प्रश्न को देखते हैं। चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर को किसने बनवाया? ए राणा प्रताप ने, बी राजा धंग ने, सी परमार राजा भोज ने, डी पृथ्वीराज चौहान ने। तो इसका सही उत्तर सी होगा परमार राजा भोज ने। परमार राजा भोज ने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण का मंदिर बनवाया था। भोज में अनेक पुस्तकों की रचना की। इनकी रचनाओं में सरस्वती कंठभरण, श्रृंगार प्रकाश, प्राकृत व्याकरण, कूर्म शतक, श्रृंगार मर्जनी आदि उल्लेखनीय हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। पुंड्रवर्धन भुक्ति अवस्थित थी? ए उत्तर बंगाल में, बी बिहार में, सी उड़ीसा में, डी असम में। तो इसका सही उत्तर ही होगा उत्तर बंगाल में। प्राचीन काल में पुंड्रवर्धन भक्ति उत्तर बंगाल के क्षेत्र में अवस्थित थी। पाल, चंद्र एवं सेन राजवंशों के युग में इसके क्षेत्राधिकार का विस्तार उत्तर बंगाल के बाहर भी था। अगले प्रश्न को देखते हैं। पाल वंश का संस्थापक कौन था? ए धर्मपाल, बी देवपाल, सी गोपाल, डी रामपाल। तो इसका सही उत्तर सी होगा गोपाल। आइए व्याख्या देखते हैं। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। पाल वंश एक क्षत्रिय वंश था। वह बौद्ध मतानुयायी था तथा नालंदा में उसने एक विहार का निर्माण करवाया था। उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? ए बंगाल, बी बिहार, सी गुजरात, डी तमिलनाडु। तो इसका सही उत्तर भी होगा बिहार। उदंतपुर, जिसे उदनापुर भी कहा जाता है, प्राचीन काल में एक प्रमुख शिक्षा केंद्र था। यह बिहार राज्य में अवस्थित था। इसकी स्थापना पाल वंश के शासक गोपाल ने की थी। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था? ए कुमारगुप्त प्रथम, बी हर्ष, सी धर्मपाल, डी विजयसेन। तो इसका सही उत्तर सी होगा धर्मपाल। धर्मपाल के लेखों में उसे परम सौगत कहा गया है। उसने विक्रमशिला तथा सोमपुरी पहाड़पुर में प्रसिद्ध विहारों की स्थापना की थी। उसकी राजसभा में प्रसिद्ध बौद्ध लेखक हरिभद्र निवास करता था। तारानाथ के अनुसार उसने 50 धार्मिक विद्यालयों की स्थापना करवाई थी, किंतु राजा के रूप में उसमें धार्मिक असहिष्णुता एवं कट्टरता नहीं थी। अगला प्रश्न। विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने की थी? ए धर्मपाल, बी गोपाल, सी देवपाल, डी महिपाल। तो इसका सही उत्तर ए होगा धर्मपाल। विक्रमशिला के प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के पालवंशी शासक धर्मपाल 770 से 810 ईस्वी द्वारा की गई थी। नालंदा विश्वविद्यालय के पतन के बाद यह बौद्ध धर्म के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित हुआ। अगला प्रश्न। उस पाल शासक का नाम बताइए जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित किया। ए धर्मपाल, बी देवपाल, सी रामपाल, डी गोपाल। तो इसका सही उत्तर ए होगा धर्मपाल। विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किस वंश के शासक द्वारा करवाई गई थी? ए पुष्यभूत वंश, बी वर्मन वंश, सी सेन वंश, डी पाल वंश। तो इसका सही उत्तर डी होगा पाल वंश। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? ए गोपाल, बी देवपाल, सी महिपाल प्रथम, डी धर्मपाल। तो इसका सही उत्तर डी होगा धर्मपाल। प्राचीन भारत के एक महान शिक्षा केंद्र विक्रमशिला महाविहार की स्थापना की थी। ए कुमारगुप्त प्रथम ने, बी हर्ष ने, सी धर्मपाल ने, डी लक्ष्मण सेन ने। तो इसका सही उत्तर सी होगा धर्मपाल ने। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे? ए गोपाल, बी धर्मपाल, सी देवपाल, डी महिपाल। तो इसका सही उत्तर भी होगा धर्मपाल।
विक्रमशिला विश्वविद्यालय इनमें से आज के किस राज्य में अवस्थित था? ए मध्य प्रदेश, बी उड़ीसा, सी बिहार, डी झारखंड। इसका सही उत्तर सी होगा बिहार। पाल वंश के शासक धर्मपाल ने 8वीं शताब्दी में बिहार राज्य के भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। यहाँ बौद्ध धर्म और दर्शन के अतिरिक्त न्याय, तत्वज्ञान, व्याकरण आदि की शिक्षा दी जाती थी। इस विश्वविद्यालय से संबंध विद्वानों में रक्षित, जेतार, विरोचन, रत्नाकर, शांति, ज्ञानश्री, दीपंकर आदि नाम से प्रसिद्ध हैं। दीपंकर ने लगभग 200 ग्रंथों की रचना की। 1193 से 1202 ईस्वी के मध्य में बख्तियार खिलजी ने इस विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस या किन राजाओं को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया? पहला हर्षवर्धन, दूसरा गोपाल, तीसरा यशोवर्मन, चौथा नंदीवर्मन, पल्लव, मल्ल। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। ए केवल 1, 2 और 4, बी केवल 2, 3 और 4, सी केवल 2 और 4, डी केवल 2 और 3। तो इसका सही उत्तर सी होगा, केवल 2 और 4, यानी गोपाल और नंदीवर्मन, पल्लव, मल्ल। पाल वंश के संस्थापक गोपाल एवं पल्लव शासक नंदीवर्मन पल्लव मल्ल को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया था। धर्मपाल के खालिमपुर अभिलेख से पता चलता है कि मत्स्य न्याय से छुटकारा पाने के लिए प्रकृतियों सामान्य जनता ने गोपाल को लक्ष्मी की बाह ग्रहण कराई। पल्लव शासक परमेश्वर परमन की आकस्मिक मृत्यु के उपरांत कांची के लोगों ने उसी वंश के एक शाखा के राजकुमार नंदीवर्मन पल्लव मल्ल को शासक के रूप में चुना। यह हिरण्यवर्मा का पुत्र था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान पूर्व मध्यकाल में शिक्षा का केंद्र नहीं था? ए नालंदा, बी विक्रमशिला, सी तक्षशिला, डी उदंतपुर। तो इसका सही उत्तर सी होगा, तक्षशिला। वर्तमान पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में स्थित तक्षशिला प्राचीन समय में गांधार राज्य की राजधानी थी। प्राचीन काल में तक्षशिला शिक्षा का एक प्रसिद्ध केंद्र था। यहाँ अध्ययन के लिए दूर दराज से विद्यार्थी आते थे, जिनमें राजा तथा सामान्य जन दोनों ही सम्मिलित थे। कौशल के राजा प्रसेनजित, बिंबिसार का राजवैद्य जीवक, कनिष्क का राजवैद्य चरक, बौद्ध विद्वान वसुबंधु, चाणक्य आदि ने यही शिक्षा प्राप्त की थी। बौद्ध साहित्य से पता चलता है कि यह वैद्यक एवं धनुर्विद्या की शिक्षा के लिए विश्व में प्रसिद्ध था। 5वीं सदी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा स्थित विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। सर्वप्रथम कुमार गुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया और बाद में बुधगुप्त, तथागत गुप्त तथा बालादित्य नामक गुप्त शासकों ने भी इस बिहार को दान दिए। पाल वंश के शासक धर्मपाल ने 8वीं शताब्दी में बिहार राज्य के भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। पाल वंश के काल में उदंतपुर में भी एक विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी? पहला अमोघवर्ष प्रथम, दूसरा दंतदुर्ग, सी ध्रुव, डी कृष्ण प्रथम। तो इसका सही उत्तर बी होगा, दंतदुर्ग। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना 736 ईस्वी में दंतदुर्ग ने की थी। दंतदुर्ग के संबंध में कहा जाता है कि उज्जैनी में उसने हिरण्यगर्भ महादान यज्ञ करवाया था। निम्नलिखित में से किसने हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य कराया था? ए मयूर शर्मन, बी हरिचंद्र, सी दंतदुर्ग, डी हर्ष। तो इसका सही उत्तर सी होगा, दंतदुर्ग। निम्नलिखित में से कौन अपने पिता के अभियानों के क्रम में सैनिक छावनी में पैदा हुआ था? ए अमोघवर्ष राष्ट्रकूट, बी भोज परमार, सी धर्मपाल, डी नागभट्ट द्वितीय प्रतिहार। तो इसका सही उत्तर ये होगा, अमोघवर्ष राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष प्रथम का जन्म 800 ईस्वी में नर्मदा नदी के किनारे श्री भावन नामक स्थान पर सैनिक छावनी में हुआ था। इस समय इसके पिता राष्ट्रकूट राजा गोविंद तृतीय उत्तर भारत के सफल अभियानों के बाद वापस लौट रहे थे। अगला प्रश्न, महानतम प्रतिहार राजा था? ए धर्मपाल, बी हर्ष, सी मिहिर भोज, डी महेंद्रपाल। तो इसका सही उत्तर सी होगा, मिहिर भोज। प्रतिहार वंश का महानतम शासक मिहिर भोज था। इसका शासनकाल 836 से 885 ईस्वी था। धर्मपाल पाल वंश का राजा था, जिसका शासनकाल 710 से 810 ईस्वी तक था। महेंद्रपाल प्रतिहार शासक था। इसका शासनकाल 885 से 910 ईस्वी तक रहा। जबकि हर्ष पुष्यभूत वंश का शासक था। इसका शासनकाल 606 से 647 ईस्वी तक था। गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदिवाहरा थी? ए वत्सराज, बी नागभट्ट द्वितीय, सी मिहिर भोज, डी नागभट्ट प्रथम। तो इसका सही उत्तर सी होगा, मिहिर भोज। मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहारों का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। वह वैष्णव धर्मानुयायी था तथा उसने आदिवारा एवं प्रभास जैसी उपाधियां धारण की थी। निम्नलिखित ऐतिहासिक व्यक्तियों के नाम उनके कालक्रमानुसार संयोजित कर नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला नागभट्ट द्वितीय, दूसरा महिपाल, तीसरा महेंद्रपाल, चौथा वत्सराज। कूट ए 2 3 1 4, बी 4 1 3 2, सी 1 2 3 4, डी 3 1 4 2।
तो इसका सही उत्तर बी होगा 4, 1, 3, 2, यानी वत्सराज, उसके बाद नागभट्ट द्वितीय, उसके बाद महेंद्रपाल, उसके बाद महिपाल। वत्सराज 775 से 800 ईस्वी तक, नागभट्ट द्वितीय 800 से 833 ईस्वी तक, महेंद्रपाल प्रथम 885 से 910 ईस्वी एवं महिपाल 912 से 944 ईस्वी तक। निम्नलिखित में से कौन शासक गुर्जर प्रतिहार वंश राजवंश से संबंधित नहीं है? ए नागभट्ट द्वितीय, बी महेंद्रपाल प्रथम, सी देवपाल, डी भरतृभट्ट प्रथम। तो इसका सही उत्तर डी होगा भरतृभट्ट प्रथम। अग्निकुल के राजपूतों में सर्वाधिक प्रसिद्ध प्रतिहार वंश था, जो गुर्जरों की शाखा से संबंधित होने के कारण इतिहास में गुर्जर प्रतिहार कहा जाता है। पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में गुर्जर जाति का उल्लेख सर्वप्रथम हुआ है। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम था। इस वंश के अन्य शासकों में वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय, मिहिर भोज प्रथम, महेंद्रपाल प्रथम, देवपाल इत्यादि आते हैं। इस शासकों में भरतृभट्ट प्रथम का नाम नहीं आता है। महान जैन विद्वान हेमचंद किसकी सभा को अलंकृत करते थे? ए अमोघवर्ष, बी कुमारपाल, सी जयसिंह सिद्धराज, डी विद्याधर। तो इसका सही उत्तर बी होगा कुमारपाल। महान जैन विद्वान हेमचंद ने सोलंकी वंश के जयसिंह सिद्धराज के समय में प्रमुखता प्राप्त की थी, तथापि वे उसके उत्तराधिकारी कुमारपाल के सलाहकार के रूप में उसकी सभा को अलंकृत करते थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे एक नया संवत चलाने का यश प्राप्त है? ए धर्मपाल, बी देवपाल, सी विजयसेन, डी लक्ष्मण सेन। तो इसका सही उत्तर डी होगा लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन सेन वंश का शासक था। इन्होंने 28 वर्षों तक शासन किया। इनके द्वारा एक नए संवत लक्ष्मण संवत का प्रारंभ किया गया। अगला प्रश्न, लक्ष्मण संवत का प्रारंभ निम्नलिखित किस वंश द्वारा किया गया था? ए प्रतिहारों द्वारा, बी पालों द्वारा, सी चौहानों द्वारा, डी सेनों द्वारा। तो इसका सही उत्तर डी होगा सेनों द्वारा। निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधिवेत्ता थे? पहला विज्ञानेश्वर, दूसरा हेमाद्रि, तीसरा राजशेखर, चौथा जीमूतवाहन। दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए 1, 2 और 3, बी 2, 3, 4, सी 1, 2 और 4, डी 1 और 4। तो इसका सही उत्तर सी होगा 1, 2 और 4। विज्ञानेश्वर, हेमाद्रि एवं जीमूतवाहन मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधिवेत्ता थे। विज्ञानेश्वर ने याज्ञवल्क्य की स्मृति पर मिताक्षरा शीर्षक से टीका ग्रंथ लिखा। जीमूतवाहन ने दाय भाग नामक ग्रंथ की रचना की। हेमाद्रि 13वीं शताब्दी में कर्नाटक के विद्वान थे। इन्हें आयुर्वेद के ग्रंथ अष्टांग हृदय पर टीका लिखा। इनके अलावा चतुर्वर्ग चिंतामणि नामक पुस्तक लिखी तथा राजकार्यों के लिए नियमों पर भी पुस्तक लिखी। राजशेखर गुर्जर प्रतिहार शासक महेंद्रपाल प्रथम एवं उनके पुत्र महिपाल के दरबार में रहते थे। इन्होंने कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, विद्ध साल भंजिका, बाल रामायण, भुवन कोश, हरविलास जैसे ग्रंथों की रचना की। महान संस्कृत कवि एवं नाटककार राजशेखर निम्न में से किसके दरबार से संबंधित थे? ए राजा भोज, बी महिपाल, सी महेंद्रपाल प्रथम, डी इंद्र तृतीय। तो इसका सही उत्तर बी एवं सी होगा, महिपाल एवं महेंद्रपाल प्रथम। अगले प्रश्न को देखते हैं। सूची 1 राजवंश और उनकी राजधानी दी गई है, मिलाना है। प्रतिहार, चोल, परमार, सोलंकी। और सूची 2 में तंजौर, अनिलवाड़, धारा, कन्नौज। तो आइए, तो इसमें हमारा सही उत्तर डी होगा। पहले में चौथा प्रतिहार की कन्नौज, चोल की तंजौर, परमार की धारा, सोलंकी की अनिलवाड़। प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट को माना जाता है, किंतु वास्तविक संस्थापक वत्सराज था। प्रतिहार वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक मिहिर भोज था। प्रतिहारों की राजधानी कन्नौज थी। चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने की थी। तंजौर चोलों की राजधानी थी। परमार वंश का वास्तविक संस्थापक सीयक द्वितीय था। परमारों की राजधानी धारा थी। चालुक अथवा सोलंकी अग्निकुलीन राजपूत थे। इस वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम था। सोलंकियों की राजधानी अनिलवाड़ थी। अगले प्रश्न को देखते हैं। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी। ए नागभट्ट प्रथम, बी वत्सराज, सी हर्षवर्धन, डी मिहिर भोज। तो इसका सही उत्तर होगा नागभट्ट प्रथम। अग्निकुल के राजपूतों में सर्वाधिक प्रसिद्ध प्रतिहार वंश था। गुर्जरों के शाखा से संबंधित होने के कारण इतिहास में इसे गुर्जर प्रतिहार वंश के नाम से जाना जाता है। गुर्जर जाति का प्रथम उल्लेख पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में हुआ है। बाणभट्ट के हर्षचरित में भी गुर्जरों का उल्लेख मिलता है। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम था। ग्वालियर अभिलेख से पता चलता है कि उसने म्लेच्छ शासक की विशाल सेना को नष्ट कर दिया था, जो संभवतः सिंध का अरब शासक था। इस प्रकार नागभट्ट ने अरबों के आक्रमण से पश्चिम भारत की रक्षा भी की थी।
अगले प्रश्न को देखते हैं। राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे वह थे पहला चोल, दूसरा पाल, तीसरा गुर्जर, चौथा राष्ट्रकूट। दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए 1, 2 और 3, बी 1, 2 और 4, सी 2, 3 और 4, डी 1, 3 एवं 4। तो इसका सही उत्तर सी होगा 2, 3 और 4। हर्ष की मृत्यु के बाद कन्नौज विभिन्न शक्तियों के आकर्षण का केंद्र बन गया। इसे वही स्थान प्राप्त हुआ जो गुप्त युग तक मगध का था। इसे महोदय, महोदयश्री आदि नामों से अभिव्यक्त किया गया है। इस पर अधिकार करने के लिए 8वीं सदी की 3 बड़ी शक्तियां पाल, गुर्जर प्रतिहार तथा राष्ट्रकूट के बीच त्रिकोणीय संघर्ष प्रारंभ हो गया, जो 8वीं-9वीं शताब्दी के उत्तर भारत के इतिहास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। इस संघर्ष में अंततः प्रतिहारों को सफलता मिली। निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? ए प्रतिहार, बी पाल, सी राष्ट्रकूट, डी चोल। तो इसका सही उत्तर डी होगा चोल। महोदया किसका पुराना नाम है? ए इलाहाबाद, बी खजुराहो, सी कन्नौज, डी पटना। तो इसका सही उत्तर सी होगा कन्नौज। निम्नलिखित में से किसी नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता था? ए महोबा, बी कामपिल्य, सी मथुरा, डी कन्नौज। तो इसका सही उत्तर डी होगा कन्नौज। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? पूर्व मध्यकालीन उत्तर प्रदेश के शहर वर्तमान अवस्थिति। ए कोइल अलीगढ़, बी महोत्सव नगर महोबा, सी महोदय श्री कन्नौज, डी जेजाग भुक्ति कौशाम्बी। तो जेजाग भुक्ति कौशाम्बी न होकर बुंदेलखंड को कहा गया है। इस प्रकार हमारा सही उत्तर डी होगा। कोल या कोइल अलीगढ़ से संबंधित है, महोत्सव नगर महोबा, महोदय श्री कन्नौज, जेजाग भुक्ति बुंदेलखंड। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने खंभात में तोड़ी गई मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की थी? ए चामुंडराय, बी जयसिंह सिद्धराज, सी कुमारपाल, डी महिपाल देव। तो इसका सही उत्तर भी होगा जयसिंह सिद्धराज। गुजरात का चालुक्य शासक जयसिंह सिद्धराज एक धर्म सहिष्णु शासक था। मुस्लिम लेखक मोहम्मद औफी का कहना है कि खंभात में कुछ मस्जिदों में उसने 1 लाख बालोम मुद्राएं दान में दी थी। परमार वंश का संस्थापक कौन था? ए अजयपाल, बी कनकपाल, सी कनकराव, डी जगतपाल। तो इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं दिए गए हैं। ये व्याख्या देखते हैं। परमार वंश की स्थापना 10वीं शताब्दी ईस्वी के प्रथम चरण में उपेंद्र अथवा कृष्णराज नामक व्यक्ति ने की थी। धारा नगरी परमार वंश की राजधानी थी। राजा भोज ने शासन किया? ए बस्तर पर, बी धार पर, सी महाकौशल पर, डी उज्जैन पर। तो इसका सही उत्तर भी होगा धार पर। राजा भोज परमार शासक था। परमारों का पहले शासन केंद्र उज्जैन था। तत्पश्चात राजधानी धारा में स्थानांतरित कर दी गई। राजा भोज ने धारा से शासन किया। भोज की मृत्यु के पश्चात विद्वानों ने धारा नगरी के बारे में कहा है: अद्यधारा, निराधारा, निरालंबना सरस्वती, पंडिता खंडिता सर्वे भोज राजे दिवंगते। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी है? ए भोज, बी गोविंदराज, सी चंद्रवर्मन, डी महिपाल। तो इसका सही उत्तर ए होगा भोज। परमार वंशी शासक भोज द्वारा कृत्रिम वैज्ञानिक उपकरणों पर लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक युक्त कल्पतरु तथा समरांगण सूत्राधार है। भोज ने युक्त कल्पतरु में नाव बनाने की विधियों का वर्णन किया है। सरस्वती कंठाभरण, सिद्धांत संग्रह, योग सूत्र वृत्ति, राज मार्दंड, विद्या विनोद तथा चारुचर्या इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी हैं? ए भगवती दुर्गा, बी भगवती पार्वती, सी भगवती लक्ष्मी, डी भगवती सरस्वती। भोजशाला मंदिर मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। यहाँ पर वाग्देवी यानी भगवती सरस्वती देवी अधिष्ठात्री स्थापित हैं। भोजशाला का निर्माण परमार शासक राजा भोज ने संस्कृत पाठशाला के रूप में करवाया था। यह भोजशाला कमाल मौला मस्जिद परिसर में स्थित है। इनमें से कौन परमार वंश का शासक नहीं था? ए उपेंद्र, बी मुंज, सी गांगेयदेव, डी उदयादित्य। तो इसका सही उत्तर सी होगा गांगेयदेव। गांगेयदेव कलचुरी वंश का एक शक्तिशाली शासक था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। पूर्व मध्यकाल में स्वर्ण सिक्कों के विलुप्त हो जाने के पश्चात इन्होंने सर्वप्रथम प्रारंभ करवाया। उपेंद्र, मुंज एवं उदयादित्य ये सभी परमार वंशी शासक थे। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। प्रसिद्ध स्थान और क्षेत्र दिए गए हैं: बोधगया बघेलखंड, खजुराहो बुंदेलखंड, शिरडी विदर्भ और नासिक मालवा, तिरुपति रायलसीमा। उपर्युक्त में से कौन से सही सुमेलित हैं? ए 1, 2 और 4, बी 2, 3, 4, 5, सी केवल 2 और 5, डी 1, 2 और 4 और 5। तो इसका सही उत्तर सी होगा केवल 2 और 5। आइए व्याख्या देखते हैं।
बोधगया बिहार में स्थित है। खजुराहो बुंदेलखंड से संबंधित है। शिरडी अहमदनगर महाराष्ट्र में है। नासिक महाराष्ट्र में है। तिरुपति रायलसीमा आंध्र प्रदेश में है। अगले प्रश्न को देखते हैं। गौड़वहु के रचयिता थे। ए हरिसेन, बी आर्यभट्ट, सी वाकपति, डी बाणभट्ट। गौड़वहु कन्नौज के राजा यशोवर्मन के राजाश्रित कवि वाकपति की रचना है। अगले प्रश्न को देखते हैं। मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में शब्द अर्घट्टा किसे निरूपित करता है? ए बंधुआ मजदूर, बी सैन्य अधिकारियों के दिए गए भूमि अनुदान, सी भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जलचक्र वाटर व्हील, डी कृषि भूमि में बदली गई बंजर भूमि। तो इसका सही उत्तर सी होगा, भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जलचक्र यानी वाटर व्हील। अगला प्रश्न, कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था। ए सुल्तान शमसुद्दीन शाह, बी सुल्तान कुतुबुद्दीन, सी सुल्तान सिकंदर, डी सुल्तान जैनुल आबदीन। ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर डी होगा, सुल्तान जैनुल आबदीन। अकबर के समान धर्म सहिष्णु एवं सामाजिक कार्यों के लिए सुल्तान जैनुल आबदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। उसने संस्कृत के अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों का अनुवाद कराया तथा श्री भट्ट एवं मंसूर बिन अहमद जैसे वैद्यों को संरक्षण प्रदान किया। कश्मीर के शासक जैनुल आबदीन का वास्तविक नाम क्या था? ए अली शाह, बी हसन शाह, सी हैदर शाह, डी शाही खां। तो इसका सही उत्तर डी होगा, शाही खां। 1420 ईस्वी में अली शाह का भाई शाही खां जैनुल आबदीन के नाम से कश्मीर के सिंहासन पर बैठा। वह कश्मीर का सबसे महान शासक हुआ। वहाँ धार्मिक दृष्टि से अत्यधिक सहिष्णु था। उसकी धार्मिक उदारता के कारण उसकी तुलना मुगल बादशाह अकबर से की जाती है। उसने हिंदुओं पर लगने वाला जजिया कर हटा दिया था। ऐसा करने वाला वह प्रथम शासक था। उसने गो हत्या को निषिद्ध कर दिया। उसके समय में महाभारत, दशावतार तथा राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद किया गया। अगला प्रश्न, कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? ए नान्यदेव, बी नरसिंहदेव, सी विजयदेव, डी हरिदेव। ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर ये होगा, नान्यदेव। कर्नाट वंश के संस्थापक नान्यदेव 1097 से 1098 ईस्वी थे। वे एक महान योद्धा थे। नान्यदेव ने कर्नाट की राजधानी सिमरावगढ़ को बनाया। कर्नाट वंश का शासनकाल 1097-98 से 1325 ईस्वी मिथिला का स्वर्ण युग कहलाता है। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? ए हरि सिंह, बी राम सिंह, सी मती सिंह, डी श्याम सिंह। ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर ये होगा, हरि सिंह। कर्नाट वंश के अंतिम शासक हरि सिंह या हरि सिंह देव थे। ये कला और साहित्य के महान संरक्षक थे। इन्होंने पंजी व्यवस्था की शुरुआत की। कुरुषपाल शिलालेख में किस राजा के बारे में जानकारी मिलती है? ए हर्षगुप्त, बी महाप्रवर राज, सी सोमेश्वर प्रथम, डी महाशिवगुप्त बालार्जुन। तो इसका सही उत्तर सी होगा, सोमेश्वर प्रथम। छत्तीसगढ़ के बस्तर रियासत के कुरुषपाल गांव में सोमेश्वर प्रथम का शिलालेख प्राप्त हुआ है। संस्कृत भाषा में रचित यह अभिलेख 39 पंक्तियों का है। इसमें सोमेश्वर द्वारा ग्राम दान का विवरण प्राप्त होता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अध्याय से शुरुआत करेंगे, भारत पर मुस्लिम आक्रमण। धन्यवाद।